दोस्तों, आज 22 अक्टूबर महामारी जो कोरोना कोविड-19 का जहां से शुरू हुआ था, लोगों को उम्मीद थी कि ये अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरे भारत में बहुत तेज़ी से और फैल रहा है। हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं भी कोरोना का ग्रसित भुक्तभोगी रहा हूँ। टाइफाइड और निमोनिया से अभी भी मैं ग्रसित हूँ, लेकिन अपने को हिम्मत और सही रखरखाव की वजह से अहरा और एनपी के कार्यालय को कभी बंद नहीं किया। अपने कामों को हमेशा फ़र्ज समझकर उसे अंजाम देने की कोशिश की। आज 22 अक्टूबर का जो शुभ विचार है वो ये है कि यू आर यू, therefore enjoy being your real self। तो दोस्तों, बिहार का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का चुनाव की गहमा-गहमी, लोकतंत्र एक मजाक, एक माहौल, इलेक्शन कमीशन चिट्ठी दे रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। एक्शन किस पे होगा? जो छोटे वंचित और शोषित लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, जो छोटी पार्टियां हैं। बड़ी पार्टियां अरबों खरबों रुपया खर्च कर रही है, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता। बड़ी पार्टियां सत्ता पक्ष जनता की पैसा, टैक्स का पैसा अरबों खरबों खर्च कर रही है, क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखता? इलेक्शन कमीशन दाल में काला है मेरे दोस्त। ये सब चट्टे वट्टे लोग लोकतंत्र को मुट्ठी में, जेब में रखा है। वंचित, शोषित, मैं मूल निवासी, मैं ये, मैं वो, आप बोलते रहिए, मीटिंग करते रहिए। मलाई तो वही खाएंगे जो सदियों से आपको शोषित और दबाते रहे। बिहार का इलेक्शन कोरोना के दौर में किया जा रहा, वहां लाखों की भीड़ हो रही है, कहीं कोरोना नहीं, और लोगों को डरा करके खाली सत्ता की मारामारी। और जो शोषित वंचित लोग हैं, जो समाज में एक बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, वो भी बिक गए हैं। उनके नेता भी बिक गए हैं, और वो सिर्फ वोट कटवा के हैसियत से छोटी छोटी पार्टियां, थर्ड फ्रंट और निर्दलीय खड़ा होकर करके कहीं ना कहीं वो दबंगों को ही साथ दे रहे हैं। और यही स्थिति रहती है, और वो फिर रोते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत शोषित किया गया, दंडित किया गया, दबाया गया, शोषण किया गया। अरे तुम खुद गलत लोग हो, तो मुझे जनता से कहना है कि ऐसे लोगों को पहचाने और उनको, उनके पिछवाड़े पे ऐसे चोट लगाएं कि वो नेतागिरी करना भूल जाए। आपके हाथ में है। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मत बिहार में पड़ेगा। देखना है ऊँट किस करवट बैठती है। हम आपसे रोज़ रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि ये लगातार 7 नवंबर तक थोड़ी थोड़ी बिहार पे बात होती रहेगी, क्योंकि बिहार की एक ऐसी राजनीतिक है जो हमें पूरे भारत को दशा दिशा देती है। देखना है कि वहाँ के नौजवान, वहाँ की जनता की क्या सोच निकलती है। क्या वो पैसे पे बिकती है
या पैसे खाकर अपनी ज़मीर को जगाकर अच्छे सच्चे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाती है, ये देखना है। सुशासन और मानवाधिकार पर लगातार अपनी किताबों का कोट्स आपको सुनाते रहे। आज संघीय कार्यपालिका और न्यायपालिका और एक विधायिका होती है, उन सब पे बात करेंगे, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, क्या उसका भूमिका है सुशासन और मानवाधिकार पे, आइए आज हम थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो कार्यपालिका में देश का प्रशासन, विधियों का पालन, सरकारी नीतियों का निर्धारण, विधेयकों की तैयारी करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना एवं विदेशी नीति इत्यादि आता है। राष्ट्रपति संघ का कार्यपालक अध्यक्ष होता है। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद हासिल करने के बाद वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। वह कैबिनेट के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रीगणों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या से 15% तक सीमित है। सरकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री होते हैं। इसी तरह भारत में राज्यों के लिए द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधान परिषद ऊपरी सदन कहलाता है। यह विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित बिल को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकता, उसे केवल 4 महीनों के लिए रोक सकता है। इसी तरह राज्य की न्यायपालिका होती है, जिसमें उच्च न्यायालय प्रमुख होता है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा राज्यों को संघीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देने वाली सभा है, जिसका कार्य संघीय स्तर पर राजहितों का संरक्षण करना है। इसे संसद का दूसरा सदन कहते हैं। इस समय राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है। राज्यसभा के लिए सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चयन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के पास भी कुछ विशेष शक्तियां, ताकत हैं। राज्यसभा का गठन राज्य परिषद के रूप में संविधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व देने के लिए हुआ है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा का महत्व होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा वित्त विधेयक पारित करने के लिए निर्णायक सदन है। स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने पर लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। वित्त बिल का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय की व्यवस्था है। सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक, अंतिम व्याख्याता, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, केंद्र राज्य विवादों में एक मध्यस्थ है। वही संविधान के विकास में भी भूमिका निभाता है। भारत की जो व्यवस्था है उसमें सामाजिक व्यवस्था एक है। भारतीय समाज बहुभाषी और बहुधार्मिक है। एकता में अनेकता यहाँ की विशेषता है। भारतीय स्थापित पारंपरिक व नैतिक मूल्यों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के होने के बावजूद भारतीय समाज में सहजता और समरसता की भावना चहुमुखी देखी जा सकती है। हमारे देश में हिंदू, मुसलमान,
सिख, ईसाई सभी एक मोहल्ले में रहते हुए देखे जा सकते हैं। सुबह उठते ही जहां मंदिरों से घंटों की आवाज़, सुमधुर संगीत व धूप व अगरबत्तियों की सुगंध फैली दिखती है, वहीं मस्जिदों से सुबह सुबह अजान की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक तरफ जहां लोग मंदिरों में पूजा अर्चना, ध्यान, जप, तप और आरती में लगे रहते हैं, वहीं लोग मस्जिदों में सजदा करते देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार गुरुद्वारों में अरदास की जाती है, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती हैं। एक तरफ जहां आध्यात्मिक भावना देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने रहते हैं। दशहरा हो, दीपावली हो या होली का त्यौहार हो, सब में प्राय हर धर्म के लोग एक दूसरे को बधाई देते देखे जा सकते हैं। इसी तरह से ईद के अवसर पर मुस्लिम बंधुओं को हिंदू भाई बधाई देते हैं और गले मिलते हैं। ये हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। एक ही मोहल्ले या कॉलोनी में हर धर्म के लोग रहते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय संस्कृति पर भी असर होता दिखाई पड़ने लगा है। अब यहाँ पर भी पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव की वजह से लोग अपने पारंपरिक परिधानों से दूर होते जा रहे हैं, परंपराओं को छोड़ने लगे हैं। हिंदी, उर्दू, गुरमुखी, मराठी, पंजाबी, गुजराती जैसी भाषाओं से ऊपर अंग्रेजी भाषा हो गई है। इसके बावजूद भारतीय समाज में अन्य देशों की अपेक्षा अभी भी सामाजिक मूल्य बने हुए हैं। हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है, उसमें आज़ादी के बाद आर्थिक दृष्टि से भारत काफ़ी कमज़ोर राष्ट्र माना जाता रहा है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता की वजह से देश में पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजना से देश की कायाकल्प होने लगी। पहले भारत में भूखमरी और गरीबी की वजह से पश्चिमी देशों से खाद्यान्न और सहायता मिलती थी। धीरे धीरे भारत ने कृषि क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की। देश में पहली हरित क्रांति के बाद देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने लगा। कृषि क्षेत्र में सुधार के बाद भारत ने उद्योग क्षेत्र में विकास के लिए कमर कसी। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों का दौर शुरू हुआ था। इस दौरान वैश्वीकरण यानी कि आर्थिक मनी के युग में भारत ने विश्व के तमाम विकसित देशों के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। इसके बाद भारत ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। सूचना प्रौद्योगिकीकरण कंपनियों के कारण भारत में आर्थिक सुधार में तेजी आई तथा भारत ने सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाया। एक तरफ जहां कृषि पर निर्भरता कम हुई, वहीं अन्य क्षेत्रों में भारत में विशेष ध्यान दिया गया। लघु व मध्य वर्ग के उद्योगों ने भारत के गांवों से लेकर छोटे और बड़े शहरों तक पांव फैलाना शुरू किया और धीरे धीरे भारत के बड़े उद्योगों ने क्रांति करना शुरू किया। इसी दौर में भारत में कई उद्योगपतियों ने कई विदेशी कंपनियों को खरीदा। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में आए अत्यधिक उछाल का संकेत है। इसी तरह से भारतवर्ष में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में कमी आई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और धीरे धीरे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गई। भारत के निर्यातों में कृषि उत्पाद के साथ साथ सॉफ्टवेयर सेवाएं, इंजीनियरिंग के सामान, कपड़ा, रत्न व उर्वरक शामिल हैं। वर्ष 2008 और 2009 में विश्व में आई आर्थिक तंगी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर बनी रही। तमाम झंझावटों को झेलने के बाद आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों में भी गहन चर्चा हो रही है। राजनीतिक व्यवस्था जो है वो भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था है। आज़ादी के बाद भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अंगीकार किया। 1950 में भारत गणतंत्र बना। इसके बाद अब तक लोकसभा के 16 बार चुनाव हो चुके हैं और ये 18वां बार है। 1964 में पंडित नेहरू का निधन हुआ। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में देश की सत्ता आ गई, परंतु अल्प अवधि में लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में पाकिस्तान से युद्ध हुआ। बाद में इस युद्ध के बाद दोनों देशों के संबंध काफ़ी खराब हो गए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय पहल के बाद दोनों देशों के बीच शांति की वार्ता शुरू हुई। 11 जनवरी 1966
लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में एक समझौते के लिए गए थे, परंतु वहीं पर उनका निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद 1966 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता संभाली। 1967 में हुए चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सत्ता संभाली। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे भारत के इतिहास में नया मोड़ आया। श्रीमती गांधी ने राजाओं का प्रीवर्ष समाप्त किया तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान से हो रहे शरणार्थियों के पलायन को लेकर कई बार पड़ोसी देशों को सचेत किया। अंततः श्रीमती गांधी ने एक कड़ा निर्णय लेते हुए मुक्त वाहिनी भेजकर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया। तत्पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस घटना के बाद श्रीमती गांधी को जहां कई तरह के दबाव झेलने पड़े, वहीं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली। उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 352 सीटें जीतकर फिर से सत्ता हासिल की। 1974 आते आते श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता घटने लगी। उनके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। अंत में 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन छेड़ा गया, जिसमें देश के तमाम नेताओं ने भाग लिया। इसके सरकार पर दबाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी ने 1975 में एक ऐसा कदम उठाया जिसे लोग आज भी सही नहीं मानते। 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल लागू कर दिया। तमाम लोगों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। तमाम विरोधियों नेताओं को जेल में डाल दिया गया। श्रीमती गांधी को कोर्ट में जाना पड़ा। न्यायालय ने रायबरेली में जीता, उनका चुनाव निरस्त कर दिया। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता लगातार कमजोर होती गई। तत्पश्चात 1977 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस में विघटन हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा कहलाई। नवगठित जनता पार्टी तथा CFD ने मिलकर सरकार बनाई। इस सरकार में तमाम विचारधारा के लोग शामिल थे, जिससे ये सरकार बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। आपसी विरोधाभास के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके पश्चात कांग्रेस के सहयोग से चरण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, जो मात्र कुछ ही महीने सत्ता से दूर हो गई। 1980 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से वापसी हुई। 1984 में श्रीमती गांधी की नृशंस हत्या हुई। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता संभाली। 1989 में कांग्रेस फिर सत्ता से बाहर हो गई। जन मोर्चा की सरकार ने सत्ता संभाली। 1991 में फिर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की वापसी हुई। 1996 में हुए चुनाव में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी। इसके पश्चात उनकी इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के सहयोग से HD देवेगौड़ा व इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बने। 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 में फिर से चुनाव हुए, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता पुनः संभाली। 2004 में हुए चुनाव में फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में UPA सरकार सत्ता में आई। 2009 के चुनाव में UPA दूसरी बार सत्ता में आई। फिर 2014 के चुनाव में UPA सत्ता से बाहर हुई और NDA ने सत्ता संभाली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के नए प्रधानमंत्री बने और पुनः 2019 में नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री का संभाले और आज भी वो प्रधानमंत्री हैं। आज हमारे भारत के जो मीडिया है उसकी जो भूमिका है, उसमें भारत में मीडिया और को चौथा स्तंभ माना गया। आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद दोनों में भारतीय मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 80 के दशक से भारतीय मीडिया काफ़ी सशक्त है। आज स्थिति यह है कि देश के हर क्षेत्र, जिले और कस्बों तक मीडिया का नेटवर्क बन गया है। पहले जब प्रिंट मीडिया ही सब कुछ हुआ करती थी, उस समय प्रिंट मीडिया की भूमिका काफ़ी सशक्त और प्रभावशाली रहती थी। आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। विगत कुछ दशकों से भारतीय मीडिया ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद और रूढ़ितावाद
पर मीडिया ने काफ़ी फोकस किया है। यही वजह है कि मीडिया के दबाव के चलते काफ़ी बुराइयां समाप्त भी हुई है। बाल विवाह के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय और उसके शोषण पर भारतीय मीडिया ने अतुलनीय कार्य किए हैं। इसी तरह से राजनीति के अपराधीकरण पर भी पहले मीडिया ने ही फोकस किया। संप्रदायवाद को लेकर मीडिया ने ही आंदोलन चलाया और आज भी उसका आंदोलन जारी है। मीडिया का महत्व कम करने के लिए कुछ सरकारों ने प्रयास भी किए, परंतु जनमत के आगे आज देश की विभिन्न राज्य सरकारों व केंद्र सरकारों की तमाम अनियमितताओं को मीडिया ने जन जन तक पहुंचाया। इससे सरकारों, जनप्रतिनिधियों की नीतियों व नीयत से जनता सचेत होने लगी है। संभवतः इसी का परिणाम है कि कई सरकारों को सत्तायुक्त होना पड़ा। भारतीय मीडिया की सराहना विश्व में भी की जाती है। कई बार मीडिया पर उंगलियां भी उठती है, पर जब सच्चाई सामने आती है तो सत्ता मीडिया को क्लीन चिट मिल जाती है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ मीडिया ने जिस तरह का अभियान चलाया है, उससे लगता है कि आगे आने वाली दिनों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में काफ़ी मदद मिलेगी। देश में सूचना का अधिकार कानून लाने में जहां कई स्वयंसेवी संगठनों, बुद्धिजीवियों व सरकारों का हाथ है, वहीं मीडिया ने भी इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विगत कई वर्षों से भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़े आंदोलन हुए। विभिन्न आंदोलनों से लोकपाल बिल की मांग उठी और इस मांग को मीडिया ने काफ़ी शिद्दत से उठाया और जन जन तक पहुंचाया। इससे पूरा जनमानस भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हो गया और लोकपाल बिल अंततः संसद से पास हुआ। इसी तरह से खाद्य सुरक्षा बिल, मनरेगा जैसी योजनाएं सरकार ने पास करके वाह वही लूटी, परंतु इसके लिए मीडिया ने भी अलग जगाने का काम किया। मनरेगा जैसी योजनाओं में हुई धांधलियों और खामियों को उजागर करने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह से आम आदमी, शोषित, वंचितों, विकलांगों, बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के बारे में भी समय समय पर मीडिया अपनी रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई दिखाने से नहीं चूकता। मीडिया की इसी सक्रियता से सरकारें भी सचेत हो गई है। भारत में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण व उच्च दरों की मानी जाती है। मीडिया ने हर क्षेत्र में काम किया है, मगर मानवाधिकार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मीडिया की भूमिका सीमित रही है। जिन मुद्दों को मीडिया उठाती है, उस मुद्दों पर जनमानस का दबाव बढ़ता है तो सरकार उस पर काम करना शुरू करती है। कई मसलों पर ऐसा देखने को मिला है। ऐसे में मीडिया तमाम क्षेत्रों में हो रही मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति जनता में जागरूकता लाते हुए और उस पर बनाए गए कानूनों के माध्यम से तत्काल अमल करने के लिए सरकार पर दबाव डाले तो स्थिति काफ़ी बेहतर हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रायः राजनीतिक खबरों की भरमार रहती है। इसके साथ साथ अपराध जगत से संबंधित खबरें व घटनाएं भी प्रमुखता से दिखाई जाती है। भ्रष्टाचार पर भी मीडिया का फोकस रहता है। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी मीडिया ने अपनी पहुंच बेहतर बना ली है। यहाँ मीडिया मानवाधिकारों के बारे में यदि काम ठान ले कि हम देश के जन जन को मानवाधिकार से अवगत कराएंगे तथा सरकार का भी इस मसले पर तत्काल कार्रवाई करने को बात करेंगे तो स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें नहीं दिखाई है। मीडिया ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरों को प्रमुखता से दिखाया और छापा है और उस पर बहस भी हुई है। पुलिस थानों में लोगों का उत्पीड़न, कहीं कहीं सैनिकों द्वारा की गई गलत कार्रवाई व प्रशासन के द्वारा लोगों के साथ किए गए अन्याय को मीडिया ने दिखाया है। चाहे वो जम्मू कश्मीर की घटना हो, मणिपुर की घटना हो, असम की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो, महाराष्ट्र की हो, तमिलनाडु की हो, राजस्थान की हो या बिहार की हो, मीडिया ने महत्वपूर्ण रोल निभाया है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि मीडिया को मानवाधिकारों पर और फोकस करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। यदि मीडिया मानवाधिकारों पर अपना फोकस बढ़ाएगी तो ये आंदोलन और तेज होगा और शीघ्र ही लोगों में जागरूकता आ जाएगी। जब देश के हर कोने, हर जाति, हर समुदाय, हर संप्रदाय में मानवाधिकार के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ेगी तो तमाम समाज में तमाम तरह की विसंगतियां समाप्त होगी। अभी जो लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते ही नहीं हैं, जो कुंठित, उपेक्षित वे पीड़ित हैं, उनकी कुंठा, उपेक्षा व पीड़ा दूर करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। इसमें मीडिया का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन आज पेड मीडिया, गोद मीडिया, अंधभक्त का तमगा लेकर के जो हमारे जो कॉरपोरेट हाउस हैं वो मीडिया को खरीद ली है, अपने पॉकेट में अपनी मनमाने ढंग से चलती है, सरकार का पक्ष लेके काम करती है, वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऐरा लगातार आवाज़ उठाई है और आवाज़ उठाते रहेगी। आज बस इतना ही, कल फिर
हम मिलेंगे। परसों हमारा यूनाइटेड नेशन डे है, मैंने कहा कि परसों हमारी कुछ इंग्लिश में आपको देंगे। आप रोज़ 1 बजे हमारे एमयू दुआ के फेसबुक पर आएँ और हमारी बातों को सुने, उसे आगे उसे फॉरवर्ड करें, अपने भाषा में करें, कोई तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में, मराठी में, तो जो भी भाषा में है उसको आप उसके अपने हिसाब से उसका एक वीडियो बनाएं, फ़ोटो बनाएं। आपके पास बहुत सारे 4 वेबसाइट हैं, उनसे सारी मटेरियल लें और इसके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, अमन के लिए काम करें, ह्यूमन चैन बनाएं। और यही हम लोग का काम है कि हम लोग एक पीस कीपिंग की हैसियत से काम करें। हम लोग किसी को कोई ठेस, कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हमारा जो ये उद्देश्य है इसे हम बराबर बढ़ाएं। हमें काफ़ी लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। हम उनको साधुवाद देते हैं। आपका डॉक्टर एमयू दुआ। जय हिंद, जय भारत।